नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मनोविज्ञान के लगभग 40 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ पर जो रीट है उसमें कम से कम आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज में लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से और हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, उसमें लिखा है किशोरावस्था की कौन सी अवधि होती है। तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके अलावा एक अवस्था और होती है। उसमें से जो अब आपकी जो किशोरावस्था होती है वो कौन सी होती है, तो उसकी एज जो है साथियों वो आपके 12 से लेकर 19 वर्ष के बीच की होती है। दूसरा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, निम्न में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, यानी मनोविज्ञान का नहीं है। औद्योगिक विज्ञान ये है, राजनीति विज्ञान ये नहीं होता है, विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान ये होता है और सामान्य मनोविज्ञान ये भी होता है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन है वो मनोविज्ञान के ही क्षेत्र रहते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है, बुद्धि का, लिंग का, व्यक्तित्व का या ऊंचाई का। तो आनुवांशिकता के आधार पर जिसका यहाँ पर निश्चय होता है वो आपकी क्या होती है साथियों, बुद्धि होती है। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए हैं। तो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो आपके चिंपांजी बंदर पर है, ठीक है। और इसका जो पूरा नाम साथियों बंदर का सुल्तान नाम था, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन रहेगा। सो और कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत यहाँ पे दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसमें लिखा है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, ये कैसा स्थानांतरण है अधिगम का, शून्य, लंबवत, ऋणात्मक या धनात्मक। तो साइकिल चलाने वाला अगर स्कूटर चलाना सीख लेता है तो ये एक तरह का धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो आपका इसमें दे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, ये परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है। यहाँ पे वुडवर्थ का है, यहाँ पर वुडवर्थ का है, वॉटसन का है या स्किनर का है। तो कोई किस करेगा, तो ये आपके वॉटसन का कथन रहेगा, मनोविज्ञान शुद्ध व्यवहार का विज्ञान है। अगला है, आगे 7वां सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर क्या करता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं, बालक भावुक होते हैं, बालक परिपक्व नहीं होते हैं, बालक का हृदय कोमल होता है। तो बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब बालक को माता पिता स्नेह की क्या करते हैं, वो उपेक्षा करते हैं, यानी बच्चा तो हमेशा स्नेह की आशा करता रहता है, लेकिन अगर माता पिता अगर उपेक्षा कर रहे हैं तो ये वाली जो उपेक्षा है ये सबसे बड़ी रहेगी। 8वां सवाल है हमारा साथियों, प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होता है, यानी गत्यात्मक कौशल आपको विकसित करना है, इसमें कौन सा आपके सहायक नहीं रहेगा, अभ्यास ये रहेगा, हस्तलेखन ये भी रहेगा, अवांछित विश्राम ये नहीं रहता और व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया ये भी रहेगी। तो यहाँ पे अवांछित जो विश्राम है वो गत्यात्मक कौशल में विकसित करने में सहायक नहीं रहता है, तो से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है पर्सनालिटी जो शब्द है वो किस भाषा के मूल से लिया गया है, अंग्रेजी के, रोमन से, जर्मन से या लैटिन। तो पर्सनालिटी जो शब्द है साथियों ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये पर्सोना शब्द से लिया गया है। और पर्सोना का जो अर्थ होता है वो साथियों वो क्या होता है, मुकुटा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये महत्वपूर्ण परीक्षण है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का एक कैसा प्रकार है, व्यक्तिगत है, प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है या अर्ध प्रक्षेपी है। तो ये एक प्रक्षेपी आपका परीक्षण रहता है साथियों। और हरमन रोरशा देने वाले कौन है, हरमन रोरशा है, जिन्होंने रोरशा शाही धब्बा परीक्षण दिया है। इसमें 40 कार्ड की बात इन्होंने की थी। थार्नडाई का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है, एक तत्व का सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत है, बहुतत्व का सिद्धांत है या गिलफोर्ड का। एक तत्व का तो अल्फ्रेड बिन्ने ने दिया था साथियों, ठीक है। द्वितत्व का स्पीयरमैन ने दिया है। तो बहुतत्व का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने यहाँ पे दिया है, जबकि त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड ने दिया है। यहाँ पे आपको याद रहेगा, तो आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वो किस श्रेणी में आया। बालक तो 11 साल का है लेकिन उसकी जो मानसिक एज है वो 10 है, उससे कम है, तो वो कैसा है, प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है या औसत बुद्धि है। तो ये जो बालक है साथियों ये औसत बुद्धि का रहेगा, क्योंकि इसकी मानसिक आयु है वो उसकी खुद की उम्र से क्या होती है, कम है। अगला सवाल है, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, तो ये क्या दर्शाता है,
यानी एक छोटा सा बालक है जो कोई भी अनुपयोगी वस्तु होती है उसे नए प्रयोग करता है, तो वो सृजनशीलता कहलाती है, प्रतिभा कहलाती है, कलात्मकता कहलाती है या नैतिकता कहलाती है। तो अगर एक बालक इस तरह के नए उपकरण बनाता है तो वो सृजनशीलता कहलाती है। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, पावलाव का अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा गया है? केवल ध्वनि पैदा करने से ही अगर अनुक्रिया हो रही है तो उससे हम क्या कहेंगे? अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया। तो केवल घंटी बजाने से, ध्वनि बजाने से ही अगर अनुक्रिया हो रही है तो वो अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। तो आपका इसमें बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी यहाँ पे दिया था। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? हिंसा निपटने में नहीं, थकान से निपटने में नहीं, दबाव से निपटने में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये रीट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। अगला सवाल है, अधिगम क्या है? अधिगम कैसे हो जाता? तुरंत हो जाता है? अधिगम में समय लगता है? अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? अधिगम कब हो जाता है? अधिगम में समय लगता है। ऐसे आप नहीं चाहेंगे कि आप जैसे 5 साल के हैं तो आपको सारा अधिगम हो गया, या आप 10 साल के हैं तो आपको पूरा अधिगम हो गया। अधिगम में क्या होता है? समय लगेगा। तो आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, लिखा है इसमें एक से ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिखा, अनुक्रिया आपका याद रखना, तो अनुक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साथियों, अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की होती है, समायोजन की होती है, अनुकूलता होती है या अनुक्रिया की होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है। तो ये जो दे ऑप्शन है साथियों, ये अनुक्रिया आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो किसकी रहती है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आत्मीकरण की। अधिगम में सबसे पहले जो भूमिका है वो आपके आत्मीकरण की रहेगी। आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, 18वां सवाल है सर, मस्तिष्क की प्रारंभिक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो मस्तिष्क की प्रारंभिक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया है संप्रति निर्माण, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना या चेतना। तो ये आपका बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, संवेदना। ये ऑप्शन से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, संवेदना के कितने प्रकार होते हैं? ध्वनि संवेदना बिल्कुल सही है, स्वाद संवेदना ये भी सही है, स्पर्श संवेदना सही है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला शब्द है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का सुझाव किसने दिया है? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो शब्द है इसने किसने दिया है? यहाँ पर आसबर्न ने दिया है, टॉरेंस ने दिया है, जैक्सन ने दिया है या रेना ने दिया है? तो यहाँ पे बिल्कुल आसबर्न ने दिया है, तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही है। अगला सवाल है साथियों, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु या परिणाम। तो गिलफोर्ड ने जो एक सिद्धांत दिया है उसमें यहाँ पर जो आयाम दिए हैं इन्होंने, जैसे 4x5x6 वाला दिया है, कुल मिला के 120 वाली बात कही है इन्होंने, कुल 120 तत्व। ठीक है, तो इसमें जो विशिष्ट तत्व है ना ये वाला नहीं होता है, बाकी ये तीनों आपके इसमें रहते हैं। अगला सवाल है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वह किस श्रेणी के अंदर गया? ठीक है, तो यहाँ पर उसकी उम्र है ना वो 12 वर्ष है, ठीक है, और लेकिन मानसिक जो आयु है ना वो उसकी 10 वर्ष ही है, तो वो किस श्रेणी के अंदर आएगा? देखो, औसत बुद्धि में आएगा, प्रतिभाशाली में आएगा, मंद बुद्धि में आएगा या जड़ बुद्धि में आएगा? तो 12 साल का है और 10 वर्ष का एज है तो वो मंद बुद्धि के अंदर आएगा, तो इससे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना कर रहा है तो ये संकेत उसकी क्या दिखा रहा है? प्रतिभाशीलता को, सृजनशीलता को, मंद बुद्धि को या औसत बुद्धि को? ये किसको यहाँ पर शो कर रहा है? तो आप सभी को पता चाहती हो, असंभव प्रतीत होने वाली अगर बात को कल्पना कर रहा है तो वो सृजनशील बालक कहलाएगा, यानी वो ही ऐसी चीजें सोच सकता है। अगला है सवाल से 24वां सवाल है यहाँ पे, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सातचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे, संवेग कहेंगे, अधिगम कहेंगे या समप्रत्यय कहेंगे? अगर उद्दीपक के अनुक्रिया के बीच में अगर सातचर्य संबंध बन गया तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। बिल्कुल राइट, लर्निंग कहलाएगी, बिल्कुल इसका राइट जवाब रहेगा। अगला सवाल है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसकी क्या विशेषता होती है? इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है? नहीं। इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है? ये भी नहीं। इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इसमें सामाजिकता के गुण सबसे कम पाए जाते हैं? ये बिल्कुल सही रहेगा, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला साथियों, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से हुई है, पर्सन से हुई है, पर्सन से हुई है या पर्सनालिटी से हुई है? तो व्यक्तित्व के लिए जो शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो वही साथियों पर्सोना से। किससे हुई साथियों? पर्सोना से। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है साथियों? मुकुटा।
ठीक है, ठीक है भैया, मुकुट ये आपका याद रखना है। अगला सवाल है साथियों, खिलौनों की आयु किसे कही गई है? खिलौनों की आयु कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या सभी? तो खिलौनों की जो एज होती है वो आप सभी को पता है साथियों, पूर्व बाल्यावस्था होती है जो खिलौनों की अवस्था कहलाती है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो देखो, समूह में रहने की भावना ये पूर्व बाल्यावस्था में नहीं रहती है, अनुकरण करने की ये रहती है, प्रश्न करने की अवस्था ये रहती है, और खिलौनों की अवस्था ये भी रहती है। तो समूह में रहने की अवस्था है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था में नहीं रहती है, से ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको क्या करना है, बताना है। विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, ये विकास विशिष्ट से सामान्य की नहीं होता है बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपका दे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, 30वां सवाल है, बालकों की सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो ये अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, तो बालकों की जो सोच है ना वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? 7 से 12 अवस्था, 12 से वर्ष तक, 2 से 7 या 0 से 2 वर्ष? तो ये 7 से लेकर 12 वर्ष के बीच की एज होती है। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 और ये, तो आपको सभी को पता है 280 दिन लगते हैं। अगला सवाल है साथियों, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो यहाँ पर नवजात शिशु का भार 6 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है, 8 पाउंड होता है या 9 पाउंड होता है? नवजात शिशु का जो भार है साथियों वो आपके 7 पाउंड होता है, तो बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। तो यहाँ पर परिवार एक साधन है, कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रह जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है साथियों, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? मानव का जो विकास है वो दो चीज़ों के योगदान का होता है, अभिभावक और अध्यापक का नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण का, ये बिल्कुल सही रहेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का ये नहीं रहेगा, उनमें से कोई नहीं। तो मानव जो विकास है ना उसमें वंशानुक्रम और वातावरण, इन दो का क्या होता है? योग होता है, योगदान होता है। ठीक है, ये आपका बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व नहीं है वो इसमें आपका सामाजिक संचरण रहेगा, ये वाला नहीं होता है, बाकी अनुभव, संतुलीकरण ये रहता है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर अगला सवाल है, फ्रॉयड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा हम यहाँ पे देखते हैं साथियों। पहला है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही विकास प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था के सीमित होते हैं, ये भी नहीं रहेगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इन्होंने लिखा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने क्या था, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जब संज्ञानात्मक की जो बात आ जाए वो ही पियाजे से संबंधित रहेगा। तो इन्होंने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव जरूरी है, उसके अनुसार ही यहाँ पर रहेगा। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो कैसा है? मन का विज्ञान अध्ययन है, महात्मा का अध्ययन है, शरीर का अध्ययन है या व्यवहार का अध्ययन है? तो वर्तमान जो आधुनिक मनोविज्ञान है ना वो व्यवहार का अध्ययन है, जो कि वाटसन ने कहा है। इसका दे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है 38वां, इसमें लिखा है साथियों, 38वां सवाल है, परबलन परबलन, पुनर्बलन, चालक न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये एक ही सिद्धांत के नाम है तीनों, तो ये देने वाले कौन है? क्लार्क हल। तो आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रह जाएगा। 39वां सवाल है साथियों, प्रबलन के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो यहाँ पर प्रबलन के सिद्धांत का जो दूसरा नाम है, देखो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत ये भी है,
प्रिस्कर सिद्धांत ये भी होता है, चालक न्यूनता सिद्धांत ये भी होता है। उपरोक्त सभी यानी दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है, यहाँ पर लिखा है साथियों, अनुक्रिया उद्दीपक के कारण ने होकर आवश्यकता के कारण होती है। यानी जो अनुक्रिया है वो उद्दीपक के कारण ने होकर क्या होती है, आवश्यकता के कारण होती है। तो ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, हल ने कहा है या बांडुरा ने कहा है। तो ये साथियों अनुक्रिया उद्दीपक के कारण ने होकर आवश्यकता के कारण होती है। तो ये आपके CL हल ने कहा है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो ये मनोविज्ञान के 40 प्रश्नों की ये क्लास थी साथियों। ये 40 प्रश्न आपको कैसे लगे साथियों? आपको यहाँ पर इन 40 प्रश्नों से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।